मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट सीरीज़ में आपका फिर से एक स्वागत है। और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हम आ गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती। ये भी पूछा जाता है। यहीं विवेकानंद की बात करें तो इसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल में विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। राजा राम मोहन का राय का नाम जो है वो सती प्रथा के उन्मूलन से लिया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, अजीत सिंह या विपिन चंद्रपाल? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। अच्छा, ये कब की थी? तो 1913 में की थी। ये पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। हरदयाल ने की गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। एक कृत्रिम परितंत्र को द्वारा दर्शाया जाता है? कृषि भूमि, मत्स्य पालन टैंक, चिड़ियाघर या एक्वेरियम? तो एक कृत्रिम जो परितंत्र है, जिसको आप लोग इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, उसे एक्वेरियम के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें मछली है, कुछ पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतु भी मौजूद रहते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो याद रखना है आपको, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 45, 46, 42 या 1940 में? तो इसका सही जवाब है, क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। 1942 में ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या पंडित नेहरू ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन से एक और प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ये तीनों आपको याद रखना है। अच्छा, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है। और गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद गांधी जी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे। ये आपको याद रखना है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान के साथ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इसकी दूरी कितनी है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, आप इतने दूरी तक आ गए हैं, मतलब आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करने में ज़्यादा समय ना लगाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पूरी पाठशाला 2.0 को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। एक अर्थव्यवस्था में जिसमें श्रम, मालधन एवं अन्य देशों से आने जाने का कोई प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाता है? कहने का क्या मतलब है कि जिसमें श्रम, लेबर या माल या धन आता जाता नहीं है, वो बंद रहता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? तो इसका आसान जवाब हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी बोला जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है और ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सब आपको याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेज़ली, सर जॉन शोर या वारेन हेस्टिंग? तो आपका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। अच्छा, ये कब हुआ था? तो 1780 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, मैसूर राज्य के साथ हुआ था। कॉर्नवालिस की बात करें तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये भी आपको याद रखना है। और लॉर्ड वेलेज़ली ने खुद को बंगाल का शेर बताया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसे कहा जाता है। तो क्या होता था पहले कि ब्रिटिश सरकार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में अपनी मनमौजी करती थी और भारत में कई हिस्सों में अपना शासन चलाती थी। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करके शासन अपने हाथ में लिया था। तो 1773 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसका नाम क्या था?
पिट्स इंडिया एक्ट, विनियम अधिनियम, चार्टर एक्ट या कंपनी अधिनियम? तो इसका नाम याद रखिएगा, विनियमन अधिनियम इसका नाम था। अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। टीसीएस इस प्रश्न को कई बार रिपीट कर चुका है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा 1773 का विनियमन अधिनियम था। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? शिवालिका, काली, देहरादून या कुमाऊं? तो अगर रफली एक भारत का नक्शा ड्रॉ किया जाए तो ये भारत का उत्तरी भाग है। तो आपको दो प्रश्न इससे निकलते हैं। पहला कि सबसे ऊपर का भाग कौन सा है? तो ये है ट्रांस हिमालय, ये आपको याद रखना है, ऊपर का भाग। अच्छा, सबसे बाहरी भाग की बात करें तो इसे बोला जाता है शिवालिका, ठीक है। और यही आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा। सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो शिवालिका कहते हैं। बीच में जो है आपका मध्य हिमालय का भाग है, और मध्य हिमालय के भाग के अंदर जो है आपका कंचनजंगा का जो क्षेत्र है वो आता है। साथ ही साथ लघु हिमालय है, पीर पंजाल, जास्कर, इस तरह की श्रेणियां भी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न इकोनॉमी से लिया गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित है। तो ट्रेडिंग शब्द जहां आ गया तो आपको समझना है ट्रेडिंग का संबंध किससे? शेयर बाजार से, व्यापार क्षेत्र से, क्रेडिट कार्ड से या घुड़दौड़ से? तो आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडिंग का मतलब हो गया शेयर बाजार से, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। साथ ही अगर कहीं पे निफ्टी निफ्टी या फिर ये भी पूछा जाता है सेंसेक्स का संबंध किससे है, तो ये भी आपको याद रखना है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का ही संबंध शेयर मार्केट से है, और ये उसे रेगुलेट करती है। निम्नलिखित में कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है? बेरोजगारी हो गया, और मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई या इन्फ्लेशन की दर के बीच की बात करता है। तो उदासीनता वक्र, आपूर्ति वक्र, आईएस वक्र या फिलिप्स वक्र? तो इसका नाम है फिलिप्स वक्र, और ये जो है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। इकोनॉमी का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, थॉमस मुनरो या लॉर्ड कन्नेमारा ने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत बार का पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसकी शुरुआत सर थॉमस मुनरो ने की थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। इसे और एक प्रश्न पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो 1820 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूछी गई थी, और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो ये भी आपको याद रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में सर थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच बिजली का वितरण, राज्यों के परिषद में सीट का आवंटन, नगर पालिकाओं की शक्ति का अधिकार या राज्य के राज्यपाल की शक्तियाँ। यहाँ बिजली नहीं होगा, यहाँ शक्ति हो जाएगा। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विवरण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 7वीं अनुसूची में है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विवरण। प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका मतलब है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि एक काम में जिसमें 5 लोगों की आवश्यकता है उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, 5 लोग भी 5 रोटी बना रहे हैं और 10 लोग मिलकर भी 5 ही रोटी बना रहे हैं। तो देखा जाए तो 5 लोग जो है वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 10 के 10 लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन सच्चाई में काम सिर्फ 5 लोगों का है। तो इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें ये धोखा दे दिया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग हैं। सरकारी काम में क्या होता है, ऑफिसों में 5 लोगों की जगह 10 लोग काम कर रहे होते हैं, काम बहुत धीरे धीरे जाता है, और लोग यहाँ पे पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। ये भी एक प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही प्रकार है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए तो आप कभी भी इसे भूल नहीं पाइएगा। मैं मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये जो हो गया आपको, ये गुजरात का एरिया हो गया, उसके नीचे हो गया ये महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, और ये हो गया केरल। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये महाराष्ट्र से जो है कर्नाटक का एरिया, इसे कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण तट। और ये जो नीचे का एरिया जो है जो केरल का है, इसे बोला जाता है मालाबार तट। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। और इसमें पूछा जा रहा है भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो आपको पता चल गया होगा, कोंकण तट बोला जाता है। और कोरोमंडल तट इस भाग को बोला जाता है पूर्वी भाग को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कोरोमंडल तट पूर्वी भाग को बोला जाता है, और नीचे के भाग को मालाबार तट बोला जाता है।
वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। दिए गए संविधान संशोधन अधिनियम में कौन प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में देखता है? तो कौन देखता है? ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो ये 66वां संविधान संशोधन है। इससे और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कब लागू किया गया था, तो 2002 का है, और ये 21वां जो था आर्टिकल के अंदर आ गया, आर्टिकल 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। 2002 का था और 66वां संविधान संशोधन था। शिक्षा का मौलिक अधिकार या शिक्षा का मूल अधिकार पूछेगा तो आपको यही जवाब देना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालत में ऐसे व्यक्ति पेश करने की मांग की जाती है जिसके लापता होने का संदेह है या हिरासत में है? तो होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो उसके रिश्तेदार या उसके चिंतितगण, परिचितगण जो है इस रिट को लगाते हैं और उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा पेश करना पड़ता है। तो वो कौन सा है? क्यू वारंटो, मंडमस, हैबियस कॉर्पस या सरसरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैबियस कॉर्पस। और इस रिट को लगाया जाता है, आपने दृश्यम फिल्म देखा होगा तो उसमें भी हैबियस कॉर्पस अजय देवगन द्वारा लगवाया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बारे में आप गूगल करके जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो देखिए, यहाँ मैं मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भारत का जो है दक्षिणी तट है और यहाँ अंडमान निकोबार है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अंडमान निकोबार के बीच कौन सा है? तो ये 10 डिग्री चैनल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। वहीं बात करें पाक जलडमरू मध्य, तो ये श्रीलंका और भारत के बीच है, पाक जलडमरू मध्य, और ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। एक परितंत्र की प्रेरक शक्ति होती है, किसी परितंत्र की प्रेरक शक्ति कौन सी होती है? तो वो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है। मतलब हमारे परितंत्र को कहाँ से शक्ति मिलती है? तो वो सौर ऊर्जा, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जानवर, सभी पेड़ पौधे सूर्य की शक्ति से ही शक्ति पाते हैं। यही इस प्रश्न का आशय। ये देखिए, राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज के? तो राजा रामकृष्ण मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के थे। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ और आपको इसका जवाब जरूर से जरूर देना है। आप में से जिसका भी सही जवाब होगा उसको मैं हार्ट का साइन दे दूंगा। यहाँ पे आपको एक हिंट मैं ये दे देता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वहीं पे की थी जहाँ के रहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे और वहीं के रहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ये सब आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे विजयनगर के सभी शासकों में से सबसे महान माना जाता है? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय या राम राय? तो इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय को विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान माना जाता है। 1509 से लेकर 1529 तक का पीरियड इनका माना जाता है और ये जो है कन्नड़ा या फिर कन्नड़ भाग में इनका शासन था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूफी संतों से संबंधित है? दखम, त्रिपिटक, खानका या सीनेनाग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूफी संतों से संबंधित है खानका। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो इससे बुद्ध धर्म से है और सिनेगॉग का यहूदी धर्म से संबंध है, इसे भी याद रखना है। खानका की बात करें तो जोधा अकबर फिल्म में आपने खानका के बारे में सुना होगा, तो वहीं से आपको याद रखना है सूफी संतों से खानका का संबंध है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसदों विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है? 52वां, 42वां, 62वां या 32वां? तो इसका सही जवाब है आपका जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो विधायकों की अयोग्यता यानी सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपको याद रखना है। लाल बख्श शासक की उपाधि दी गई थी, तो लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो लाल बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। अच्छा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना, गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो इसे लिबरल पार्टी भी बोल सकते हैं। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिबरल पार्टी के संस्थापक कौन थे?
दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या सी राजगोपालचारी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सी राजगोपालचारी ने लिबरल पार्टी की स्थापना 1959 में की थी सी राजगोपालचारी के द्वारा। सी राजगोपालचारी की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय अगर पूछा जाए तो उनका नाम है सी राजगोपालचारी। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? कार्यकारी, विधायिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका? तो आप इसमें थोड़ा गेस भी कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। न्यायपालिका ही है, यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो आपके मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत की संविधान की 16, 22, 20 या 14? सही जवाब है कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 344A और अनुच्छेद 351 के द्वारा मान्यता दिया गया है। एक बार आप सुन लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो भाषा है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। कुल 22 भाषाएं जो है आपके 8वीं अनुसूची में है। दिए गए मामलों में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो कौन सा है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनवा मिल्स मामला या गोपालन मामला? तो इसका जवाब आप शायद दे सकते हैं गैस करके, क्योंकि बहुत पॉपुलर प्रश्न है। केशवानंद भारती केस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार का पूछा किया गया है और ये केरल के रहने वाले थे। तो केरल की घटना है, केरल हाईकोर्ट को यहाँ चैलेंज किया गया था। कब? 1970 में। तो यहाँ पे न्यायालय ने बुनियादी संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें थी उनमें बदलाव किया जा सकता था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? किल्लाउ, अल्बर्ट, मेनालोवा या मैककिनले? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैककिनले जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट डेनियल भी कहते हैं। तो अगर माउंट डेनियल ऑप्शन में हो या मैककिनले हो, मैककिनले ना हो, माउंट डेनियल है या मैककिनले हो, जो भी हो, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी इसे ही टिक करके आना है। तो ये था आज का प्रश्न। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका भी जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद दोस्तों।